हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक और चैप्टर को। और ये चैप्टर कौन सा है? ये है धातु एवं अधातु। ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। तो मुझे बहुत ही कम समय मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो चलो इस चैप्टर को शुरू से अंत तक एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा तुम सभी जानते हो कि तुम्हारे ही डिमांड पर एनसीईआरटी का सीरीज मैंने शुरू किया है, जहां पर हर एक चैप्टर को मैं यहां पढ़ा रहा हूं तुम्हें एनसीईआरटी बुक से। और साथ ही साथ इसके नोट्स से भी तुम पढ़ सकते हो। तो ये देखो, चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु। तो हम लोग भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसी के हर एक लाइन को पढ़ लेते हैं, क्यों एक्स्ट्रा बातों को पढ़ना। चलो यहाँ देखते हैं। तो नवीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, और आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो किस चीज से बने हैं? तत्व से बने हैं। और उस तत्व को जब बंटवारा किया जाएगा तो धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन प्रकार की चीजें हमें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर तो हमें धातु और अधातु पर फोकस करना है। तो अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार करिए। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ, हम लोग ऐसे तत्व यूज करते हैं जो कि क्या होते हैं? धातु होते हैं। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब धातु का ही बात ले लो, जैसे कि लोहा हो गया, वह क्या है? धातु है। कॉपर हो गया, वह क्या है? धातु है। ये सब यूज करते हो ना? बिल्कुल यूज करते हैं। लेकिन जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस में, वह क्या है? वह अधातु हो गया। वह जो तत्व ऑक्सीजन हो गया, वह क्या है? अधातु है। यदि हम लोग कार्बन की बात करें तो वह क्या है? अधातु है। देखा तुमने? तो बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनको हम लोग धातु बोलेंगे, और कुछ को क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। अब देखो, आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों को उपयोग से संबंधित है? तो यही सारा चीज हम लोग को अब पढ़ना है कि भाई धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, क्या क्या गुणधर्म होंगे। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना बहुत अच्छा होता है। यदि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई हमारे बुक में ये बातें लिखी गई हैं, इसके एक्स्ट्रा हमको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहला धातु का भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और उसके बाद उसके रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। तो धातु में सबसे पहला देख सकते हो, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों का सहायता लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर धातु में जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सारे जो लिखे हैं ये किसके नाम है? धातु के नाम है। और कुछ और अन्य नमूनों को क्या करना है? इकट्ठा करना है और उसकी जांच करनी है, और धातु के भौतिक गुणों को अध्ययन करना है। तो यहाँ सबसे पहला भौतिक गुण देख सकते हो, जब धातु को यहाँ पर लिया जाएगा, साफ सुथरा कर दिया जाएगा, तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो धातु का सबसे पहला गुणधर्म आ गया कि धातु में क्या होती है? एक धात्विक चमक पाई जाती है। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट याद रखना है। जब आगे पढ़ोगे तो अधातु पढ़ाया जाएगा। अधातु में ऐसा कोई धातु चमक पाया नहीं जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलो आगे पढ़ते हैं। भाई एनसीईआरटी सर क्या क्या पढ़ाए हैं, जल्दी पढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक बात लिखा गया है कि जब भी सोडियम धातु का उपयोग करते हैं तो उसको बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों? आगे पढ़ाया जाएगा कि सोडियम के बारे में ऐसा क्यों लिखा है। अब देखो, आप धातु की कठोरता को यदि हम लोग चेक करेंगे तो यूजुअली नॉर्मली जो धातु होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ करके, वे कैसे होते हैं? कठोर होंगे। धातु कैसे होंगे? कठोर होंगे। अब यहाँ पर एक और तरीका से हम लोग देखेंगे कि यदि धातुओं को पीटा जाए, पीट पीट कर उसको हम लोग पतले पत्थर के रूप में, पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखना, आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर, अब सभी धातुओं को नहीं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अब इसको पीट पीट कर पतली चादर की भांति नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये कैसे होते हैं, ये बहुत नरम होते हैं, कोमल होते हैं, ये कठोर भी नहीं होते हैं। और इनको हम लोग किस में पढ़ते हैं, एक्सेप्शन में पढ़ते हैं, या फिर इसको अपवाद में हम लोग पढ़ते हैं। तो सब बात को सीखते जाना है और सारे क्वेश्चन आंसर को भी समझते जाना है। तो यहाँ देखोगे कि धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। और ये VVI क्वेश्चन होता है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो जो धातु होते हैं वे कैसे होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं। और यहाँ पर उसमें जैसे धातु और अधातु में अंतर करेंगे तो वहां भी इस बात को हम लोग लिखेंगे कि धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे हम लोग कहते हैं आघात वर्ध्यता। आघात करोगे तो बढ़ेगा, ये हो गया आघात वर्ध्यता। 2 क्वेश्चन आ गया, धातु अधातु में अंतर में इसको लिख देंगे, और आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं उसको भी, उसमें भी इसको लिख देंगे। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं? ये बात याद रखना है तुम्हें कि ये सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य है। तुमने देखा होगा कि जब तुम बर्फी खाते हो, देखो वीडियो यदि स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर दो, स्पीड फास्ट करने वाला होता है ना, उससे थोड़ा सा फास्ट कर दो तो वीडियो फास्ट लगेगा। अब तुमने सोना चांदी चांदी का पत्थर देखा होगा जो कि बर्फी में लगा होता है, एकदम चमकीला कलर का, उसको हम लोग जब खाते हैं तो वो जो पत्थर होता है वो किस चीज का होता है, चांदी का होता है। जबकि तुमने एल्युमिनियम फॉयल का नाम सुना होगा, और एल्युमिनियम फॉयल जो है वह किसी में उपयोग होता है तो रैप करने में उपयोग होता है। अब जो नया गुण हम लोग को पढ़ना है धातु का, वह है तन्यता, ये तीसरा गुण पढ़ लेना है। तो जो धातु होते हैं उसको खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी गुणधर्म को क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। और इसमें एक लाइन याद कर लेना है कि जो सोना है सबसे अधिक तन्य धातु है, याद कर लो एकदम। और यहाँ 1 ग्राम यदि सोना लिया जाए तो उससे कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर है लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम से। सोच लो कितना महीन तार बनेगा। इस प्रकार से ये सारे गुण तुमको याद रखने हैं, ठीक है। आघात वर्ध्यता तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं और उसको हम उपयोग करते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जानते ही हो। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? अब धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है तो सबसे पहला तो इसको विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है, और साथ ही साथ ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि ये गर्म हो जाएंगे तो भोजन हमारा पकेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, धातु के बर्तन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तुम ऊष्मा के सुचालक, इसको जानने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर मोम से स्पिन को लगा दिया गया है, और यहाँ पर ये क्या है, तुम्हारा धातु है। अब यहाँ पर इसको गर्म किया जा रहा है। अब जब धातु को यहाँ पे गर्म किया जा रहा है तो यहीं पे गर्म होना चाहिए कि आगे भी गर्म होना चाहिए, आगे भी गर्म होना चाहिए, आगे भी गर्म होना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ लकड़ी यदि लगा दिया जाए तो गर्मी सिर्फ यही हिस्से तक होगा, इसी हिस्से तक होगा। लेकिन यदि धातु का छड़ लगा दिया जाए तो ये धातु का छड़ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जो बताता है कि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब ऊष्मा उसमें से आगे प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये मोम से जो पिन लगा था वो झप से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा बात लिखा हुआ है, यानी जो धातु होते हैं वे ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक या सुचालक होते हैं। तो सिल्वर और कॉपर याद रखना, अपने दिमाग में एकदम बैठा करके रखो। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सब पॉइंट एकदम ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछेगा तो याद रखना है।
क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं? बिल्कुल। तो जो धातु होते हैं वे विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो ऊष्मा के भी चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं। जैसे तुम्हारे घरों में जो तार लगा है वो या तो एल्यूमिनियम नामक धातु का लगा हुआ है या कॉपर नामक धातु का लगा हुआ है। जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसमें कई जगह पर गोल्ड का यूज किया जा रहा है, सिल्वर का यूज किया जा रहा है, तो क्या हुआ? ये सब धातुएं ही तो हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, ये तुमने बहुत बार प्रयोग किया होगा कि यहाँ पर इस तरीके से इसको सटा दो, तार पूरा सटा रहेगा यानी कि सर्किट क्लोज रहेगा तो ये बल्ब जलेगा, और सर्किट क्लोज नहीं रहेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर इसको बीच 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 में जब जगह ये खाली है तो यहाँ पर अलग अलग चीजों को रखो, जैसे कुछ लकड़ी रख दो, रबर रख दो, और फिर धातु के टुकड़े को रखो। तो तुम देखोगे जब धातु के टुकड़े से इस दोनों तार को सटाया जाता है तो बल्ब ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विद्युत का चालन होता है, किसके द्वारा? धातु के द्वारा। लेकिन यदि यहाँ अधातु रख दिया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धातुएं क्या है? विद्युत की सुचालक हैं। यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यदि बात आ जाए अधातु की, तो जो गुण धर्म हम लोगों ने धातु में पढ़ा उसी का अपोजिट है कि उसमें चमक नहीं होता है। अधातु में चमक नहीं होता है, कठोर नहीं होते हैं। यूजुअली जो अधातु होते हैं आघात वर्ध नहीं होंगे, तन्य नहीं होंगे। एक और वर्ड है सोनोरस, सोनोरस है। सोनोरस यहाँ पर, अरे यहाँ छूट ही गया है। सोनोरस क्या होगा कि ध्वनिक उसको कहेंगे। क्या बोलेंगे? ध्वनिक कहेंगे। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं। तभी तो स्कूल में जो घंटी बनाया जाता है वो लकड़ी का घंटी नहीं बनाया जाता है, धातु का बनाया जाता है। टन 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 बजता है, धातु का बनाया जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं, सोनोरस होते हैं। लेकिन क्या अधातु सोनोरस होते हैं, ध्वनिक होते हैं? नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है महा VVI क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जैक बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो। सबसे आसान क्वेश्चन भी पड़ता है कि धातु एवं अधातु में अंतर करे, तो वहां पर तुम इसको आंसर में लिख सकते हो। एक दो और बात कर लेते हैं। तो आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो जो तार हम लोग मैंने बात किया कि उसके अंदर कॉपर रहता है या एल्यूमिनियम रहता है, लेकिन बाहर से क्या होता है? बाहर से तुम्हारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या होता है? वह एक लेयर चढ़ा होता है, या फिर बोलेंगे प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है या PVC है वह क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अब कुचालक का मतलब कि उसको टच हो जाएगा तो तुमको करंट नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर धातुओं का नाम बताया, अब अधातुओं के कुछ नाम तुमको याद रखने हैं और कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी है। तो देख सकते हो धातु की तुलना में अधातु की संख्या काफी कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि क्या है? अधातु के कुछ क्या है? उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में क्या होता है? ब्रोमीन होता है। इसके अलावा जो सारी धातुएं अधातुएं होती हैं या तो ठोस होती हैं या तो क्या होती है? गैस होती हैं। तो पूछा जाएगा अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है जैसे कार्बन हो गया, या तो गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा। इस तरीके से ये जो ब्रोमीन हो गया, ये क्या हो गया? एक लौता अधातु हो गया जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको याद रखना। क्या धातुओं के समान अधातुओं में भी कुछ गुणधर्म होते हैं? बिल्कुल, अधातु में भी गुणधर्म होंगे, सारे गुणधर्म होंगे जो कि धातु के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो ये बात यहां पर तुमने समझ लिया। अब यहां देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन को पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक्सेप्शन हमारे लिए। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस को दिखाया गया है। यहाँ देख लो क्या क्या लिखा हुआ है।
मरकरी को छोड़कर सारी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जो मरकरी होता है, Hg होता है, पारा होता है, उस एक ही नाम है तीनों, उसका उसका जो अवस्था है वह कैसा अवस्था है? द्रव अवस्था है। थर्मोमीटर में तुमने देखा भी होगा कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जितने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा। यदि 1.5 पर देख सकते हो या 1.25x पर देख लो तुम लोग, और जितने भी वीडियोस हैं उन सबको थोड़ा फास्ट करके देखो, बहुत समय बचेगा तुम्हारा। समझ में आ गया? अब देखो, अब देखोगे कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातु जो होते हैं उसका गलनांक क्या होगा? काफी अधिक होगा, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर पर उस वो क्या होता है? पिघलता है, ठीक है, मेल्ट होता है। तो इसका गलनांक क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन गैलियम और सीजियम जो धातु हैं उनका गलनांक क्या है? काफी कम है। यानी गैलियम और सीजियम को हाथ पर रख दोगे तो हथेली के ताप से ही वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में याद कर लेंगे। अपनी हथेली पर यदि इसको रख दोगे तब भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। एकदम याद रखना, गैलियम और सीजियम। तो एनसीईआरटी से सारा समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारा बेसिक बुक है, तुमको इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप। अब जो कार्बन प्रकृति में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? उसका अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से दो क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन तो अपर रूप किसे कहते हैं, ये समझ गए। दूसरा, अपर रूपता किसे कहते हैं? तब जब एक तत्व विभिन्न प्रकार के अवस्था नहीं बोलेंगे, मतलब विभिन्न प्रकार, प्रकृति में विभिन्न प्रकार से पाया जाएगा, तो उसे ही क्या कहेंगे? उसको अपर रूपता कहेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, कार्बन भी विभिन्न रूपों में मौजूद है, और जिन जिन रूपों में मौजूद है उसको उसका अपर रूप कहते हैं। जैसे कि कार्बन को देख लो, हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, मतलब कार्बन हीरा के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। इसी तरीके से फ्लोरीन, बकमिस्टर फुलरिन होता है, वह भी क्या होता है? इसका एक अपर रूप होता है। तो इस प्रकार से ये अपर रूप जो हैं उनमें दो तुमको अभी यहाँ पर याद रखना है। पहला हो गया हीरा और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। तो जो हीरा होता है यानी डायमंड होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसके प्रॉपर्टीज में काफी अंतर होते हैं। दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही बना होता है। तो चैप्टर नंबर 4 में इसको मैं पढ़ाऊंगा कि आखिर क्यों इतना अंतर होता है। तो अंतर इस तरीके से होता है कि जो कार्बन का सजावट होता है हीरा में और ग्रेफाइट में, वो काफी अलग होता है, और उसके अरेंजमेंट के कारण ही जो हीरा होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वह मुलायम पदार्थ होता है। हीरा जो है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। देखा तुमने कैसे बातें लिखी गई हैं हमारे एनसीईआरटी में। अब चलो, अब यहाँ देखो, क्षारीय धातु याद रख लेना है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वर्ग 1A का जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा उसमें बताया जाएगा कि इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। याद रख लो, क्षारीय धातु कौन हो गया? एल्कली मेटल कौन हो गया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मतलब उसमें और भी हैं, लेकिन यहाँ 3 नाम याद रखना है। इनकी क्या खासियत है कि ये बहुत मुलायम होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो ये इतने मुलायम होते हैं, देखो धातु कैसे होते हैं? कठोर, लेकिन ये कैसे हैं? मुलायम, और इतने मुलायम है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो जब मैं तुम्हें इसका जो थ्योरी वाला वीडियो पढ़ा रहा था, जहां पर मैं पूरा नोट्स लिख करके इसको बताया हूँ, वहां जा करके देखना उस वीडियो को। उसमें पूरा एकदम चित्र के साथ और काटते हुए दिखाया गया है, एनिमेशन के साथ मैंने पढ़ाया भी है। इसका घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ये देखो,
ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम उसका घनत्व भी कम होगा और या इसका गलनांक भी क्या होगा, कम होगा। तत्वों को उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने अभी देखा है धातुओं के भौतिक गुणधर्म के आधार पर उसके अंतर को। अब आगे हम लोग पढ़ लेंगे उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो यहाँ देख लो, तो यहाँ देखो एक क्रियाकलाप बताया गया है जो कि बहुत आसान क्रियाकलाप है। देखो मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैग्नीशियम की पट्टी के बारे में, मैग्नीशियम Mg और सल्फर यानी कि S वाला चूर्ण लेना है। इन दोनों को क्या करना है, मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, यानी इसको जब जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, यानी धातु का ऑक्साइड बनेगा। और जब सल्फर को जलाया जाएगा तो अधातु का ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि सल्फर क्या है, अधातु है, और ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, अधातु का ऑक्साइड। तो जब धातु का ऑक्साइड एक मिल गया, एक अधातु का ऑक्साइड मिल गया, इसको फिर पानी में घोला जाएगा। तो जब पानी में धातु के ऑक्साइड को घोला जाएगा, धातु के ऑक्साइड को, तो उससे जो विलयन प्राप्त होगा वह क्षारकीय होता है। और जो अधातु को पानी में घोला जाएगा और उससे जो विलयन प्राप्त होगा वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस बात को हम लोग कैसे कर सकते हैं टेस्ट, तो लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारकीय है, क्योंकि उसका रंग वहां पर चेंज होगा। तो अधिकांश अधातु ऑक्सीजन प्रदान कर ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अधातु है वह किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, अधातु का ऑक्साइड बनाएगा। और उसका प्रकृति कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। जो धातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या सभी नहीं, कुछ, और उससे क्या बनेगा, क्षारकीय ऑक्साइड। वह कैसा रहता है, क्षारकीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। तो ये बात को याद रखो, ये बात बहुत ही तुम्हारे काम का आगे भी होने वाला है। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख सकते हो यहाँ पर, तो इन सब चीजों को भी क्या करना है, डायरेक्ट पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। तो यहाँ देख लो, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। बार बार धातुओं के नाम यहाँ पर लिख रहा है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सब क्या है, धातु हैं। लेड भी क्या है, तुम्हारा धातु, कभी गलती से भी इसको अधातु में मत मान लेना। सोडियम भी क्या है, धातु है, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो धातुओं का वायु के में दहन करने से क्या होता है, यदि धातु को वायु में दहन करेंगे तो क्या होगा, तो देखोगे कि वायु में जब हम लोग मैग्नीशियम को जला रहे थे, तो मैग्नीशियम क्या था, धातु था, तो वायु में जब जला रहे थे तो चमकदार फ्लेम के साथ वो जल रहा था और धातु के ऑक्साइड का फॉर्मेशन बना रहा था। और इस प्रकार से हम लोग आगे जब देखेंगे, ये देखो क्रियाकलाप में बहुत सावधानी के साथ कुछ बताया गया है। ये देखो कि जब धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाएगा तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, उसके धातु ऑक्साइड को बनाती है। यानी धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए देख सकते हो, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में याद भी कर सकते हो कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, याद करो चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, तो क्या बनता है, कॉपर 2 ऑक्साइड बन जाता है। ये देखो CuO है, यही इसी को क्या बोलते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम को भी यदि गर्म किया जाए, यानी कि एल्युमिनियम को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए, रिएक्शन कराया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देख सकते हो अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। कॉपर Cu2O जो था वह कैसे CuO हो गया, ये देखो कॉपर ऑक्साइड हो गया,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता था, याद होगा तुम्हें मैंने बताया था। तो हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अभी बता दिया कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वह क्षारकीय होता है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है। इन दोनों बात को क्या कर लेना है, दिमाग में रख लेना है। लेकिन अब बात करें एल्युमिनियम की, तो यहाँ पर से एक भी आई क्वेश्चन और महा भी है, और उस पर भी महा भी है, और बोलो कि दुनिया का दुनिया का नहीं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जब हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे तो हम लोगों को यह क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं, या फिर बोलेंगे धातु ऑक्साइड है, धातु तो नहीं, धातु ऑक्साइड है। कौन कौन? एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है। तो ये ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करता है और क्षारकीय व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझो, फिर से समझो। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, वो कैसा व्यवहार करता है, क्षारकीय व्यवहार करता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी धातु के ऑक्साइड है जो कि क्षारकीय तो करेगा ही करेगा, लेकिन अम्लीय व्यवहार भी करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? अम्लीय व्यवहार भी करेगा। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, ये अम्लीय व्यवहार भी करेगा, क्षारकीय व्यवहार भी करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहां से तुम्हारा बात क्लियर हो गया कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो कि किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्ल के धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला उदाहरण तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, एग्जाम में लिख देना है। अब देखो, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु का जो ऑक्साइड होता है वो जल में घुलेगा नहीं, लेकिन इसमें से कुछ क्या होगा, जल में घुल भी जाएगा और घुल करके क्षार बनाएगा। जैसे कि देखो, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। पहले तो तुम आंसर करो कि ये किस चीज का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, क्योंकि सोडियम हो गया धातु और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, धातु का ऑक्साइड। पोटेशियम धातु हो गया और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, धातु का ऑक्साइड, जो कि जल में घुल जाएगा। ये देखो, ये जल में घुलेगा और ये क्या बना दिया, एक क्षारक का निर्माण किया। ये जल में घुल गया और क्या बना दिया, क्षारक का फॉर्मेशन बनाया, क्षारक का निर्माण इसने किया। ठीक है, इस प्रकार से देखो कितने सारे बात लिखी गई हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो भैया बहुत मुश्किल है। देख लिया तुमने? अब देखो, क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन सभी धातुओं के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। अब देखना, जो ऑक्सीजन है क्या सभी धातुओं के साथ एक ही दर से अभिक्रिया करता है? नहीं, कुछ जो है वो बहुत स्लो अभिक्रिया करता है, बहुत धीरे धीरे, कई दिनों तक उसको यदि रखा जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब वो रिएक्शन करेगा। जबकि कुछ धातु ऐसा है जो कि बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, किससे? ऑक्सीजन से। तो ये बात तुमने देखी है, और नहीं देखी है तो यहां पर समझ लो। ये देखो, यहां देखो, तो क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। यानी कुछ बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, कुछ बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, और कुछ रिएक्शन करेगा ही नहीं ऑक्सीजन से। ये तीनों बात ध्यान में रखना है। जैसे पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले स्थान में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इस बात को याद रखना।
कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम इसको खुले स्थान में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कि आग पकड़ ले लेता है। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, केरोसिन में डालकर रखा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, इसका आंसर तुमको लिख देना है। इसके बाद सामान्य तौर पर जो मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जिंक धातु है, लेड धातु है आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। जैसे यदि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तुमने पढ़ा भी था प्रश्न कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले रगड़ते काहे के लिए हैं सृस पत्ता से, सैंड पेपर से? इसका आंसर था कि उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, जिसको हटाने के लिए उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि वो अच्छे तरीके से जल सके। तो वहां पर तुमने देखा कि मैग्नीशियम के ऊपर क्या चढ़ जा रहा है, एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जा रहा है। तो वो सारे में ये लागू होता है कि ऐसे धातुओं के सतह पर ऑक्साइड का क्या हो जाता है, परत चढ़ जाता है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करती है। अब ऑक्सीकरण का भी मतलब क्या हो गया कि उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ये भी वर्ड याद रखना। ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अब जब इसके ऊपर एक ऑक्साइड का परत चढ़ गया है तो वह उसका सुरक्षा करता है, आगे उसको बचाता है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होगा। अब गर्म करोगे तो आयरन जलता है? नहीं जलता है। लेकिन कब जलेगा? तो जब बर्नर की ज्वाला में उसका चूर्ण बना के डालेंगे तब वह तेजी से जलने लगता है। जब उसका चूर्ण बना के डालोगे तब वो तेजी से जलेगा। इसी के साथ कॉपर न तो दहन करता है और लेकिन गर्म धातु पर कॉपर टू ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये वाला तीसरी बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कॉपर को गर्म किया जाएगा तो उसके ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉपर टू ऑक्साइड का परत। तो इस पेज में ही 2 बार ये लिख दिया गया है, चैप्टर 1 में 1 बार लिख दिया गया है, 3 जगह इसको लिखा गया है। तो इसको याद करके रखना। अब देखो, सिल्वर एवं गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड ऐसे धातु हैं जो कि अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। तो देखा तुमने, कुछ धातुएं बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगी, कुछ स्लो, और कुछ क्या हो गया, रिएक्शन करेगा ही नहीं। इन सब बातों को याद रखना। तो आगे जैसे देख सकते हो एक प्रोसेस है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं। तो एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड का जब लेयर चढ़ाया जा रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोडीकरण कह रहे हैं। मतलब कि हम लोगों ने क्या जाना कि यदि कोई धातु के ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा तो वह आगे संक्षारित नहीं होगा, खराब नहीं होगा, और उसके लिए विशेष प्रकार से अब जानबूझकर, मान लो एल्युमिनियम है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, वह आगे संक्षारित नहीं होगा। तो यही प्रोसेस जो है वही क्या कहला रहा है, एनोडीकरण कहला रहा है। यहाँ आगे भी मैं पढ़ देता हूं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत कैसे बनती है, तो वायु से संपर्क में आने के कारण। तो वह क्या करती है, वह उसको आगे संक्षारित होने से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अब हम लोग मान लो कि इसको प्रयोगशाला में और मोटा लेयर उसके ऊपर चढ़ा दे ऑक्साइड का, तो क्या होगा, वह आगे और अच्छे से सुरक्षित हो सकेगा। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो यहाँ पर एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, एल्युमिनियम को उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पर उसका विद्युत अपघटन के द्वारा उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ये आगे मैं थोड़ा इसको और डिटेल में भी पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो इस प्रकार से इस ऑक्साइड की जो परत होती है उसको रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं भी क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। देखा तुमने, यही था एनोडीकरण।
अब यहाँ पर देखोगे क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील था। जो नमूना हम लोगों ने लिया था उसमें सोडियम क्या था, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील था। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने में हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। यानी कि अब जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इसका अभिक्रियाशीलता कैसा होगा उसके लिए यहाँ देखो, अब यहाँ पर आगे हम लोग क्रियाकलाप को देखेंगे। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होगा। अब जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो सबसे पहले तो यह समझना है कि कुछ धातुएं होती हैं वह सिंपल सादा जल से अभिक्रिया कर सकती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि कोई भी वाष्प के रूप में यदि जल होगा तभी उससे अभिक्रिया करेंगी। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ देख भी सकते हो धातु को रखा गया है और इस तरीके से यहाँ भीगी हुई कांच का तंतु को रखा गया है, यानी कि ये जल को यहाँ पर भाप बनेगा तो वह उस धातु से अभिक्रिया करेगा और उसके पश्चात क्या होता है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो क्रियाकलाप तुम्हें 3.10 दिया गया है, तो 3.9 की तरह समान जो जो चीजें एकत्रित की गई थी उसको एकत्रित करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन्हीं को क्या करना है यहाँ पर एकत्रित करना है। और एकत्रित करके हम लोगों को देखना है कि कैसे कैसे ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आगे उसका विस्तृत बताया भी गया है। लेकिन तुम देखोगे कि जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और इसकी अभिक्रियाशीलता यदि देखी जाए तो तुम देखोगे कि सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। उसके बाद पोटेशियम और लास्ट में कैल्शियम सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा। और जब कैल्शियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो वह उस पर तैरना भी शुरू हो जाएगा। वो आगे हम लोग देखेंगे क्योंकि वहां पर उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है। तो ये सब बातें भी हम लोग देखेंगे। जल के साथ अभिक्रियाशीलता इतने सारे धातुओं को लेकर के हम लोगों ने जल से उसका अभिक्रिया कराया है इस क्रियाकलाप में। तो देखोगे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या हो गया, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, फिर लेड हो गया, फिर कॉपर हो गया और फिर क्या हो गया, सिल्वर हो गया। तो इसके बारे में विस्तृत हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाया गया है। चलो इसे ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्लियर क्लियर अब सारा बात तुम्हें समझ में आएगा और चीजों को याद भी रखना है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखना है। ये देखो धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जहां जैसे कि तुमने इस क्रियाकलाप में भी देख लिया कि यहाँ कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहां से। तो क्या सभी धातुएं एक ही प्रकार से जल से भी क्रिया करती है? ये मैंने अभी तुरंत बता दिया कि कुछ सादा जल से मतलब नॉर्मल जल से भी क्रिया करेंगी, कुछ ठंडे जल से, कुछ गर्म जल से। इस तरीके से कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि वाष्प से अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। तो यहां से क्वेश्चन यदि पूछेगा कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और यहाँ तक कि उसको डालोगे तो आग पकड़ लेता है, इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होता है। इसी कारण वहाँ से क्या लगता है, आग भी लग जाता है। तो ये देख सकते हो पोटेशियम है और जब इसको जल से भी क्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी यहाँ पर निकलेगा। यानी ये अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होता है। ये तुमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है।
जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ से देखो, यहाँ पर जब पोटेशियम को डालेंगे पानी में तो आग लग जाएगा, लेकिन कैल्शियम को डालेंगे तो आग नहीं लगेगा। दूसरा बात, जब कैल्शियम को हम लोग नॉर्मल जल से भी क्रिया कराएंगे या ठंडे जल से, जो भी बात का हो, तो यहाँ पर आग नहीं लगेगा और साथ ही साथ क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगा वह उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और उसके चारों ओर मान लो वो चिपक गया, तो उसके चारों ओर चिपकने से क्या होगा, वो तैरना शुरू कर जाता है। इस बात को याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये तैरना क्यों शुरू कर जाएगा? क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो निकलेंगे वो कैल्शियम के सतह पर चिपक जाएंगे और कैल्शियम क्या होगा, तैरना प्रारंभ कर देगा। अब यदि बात करें कि मैग्नीशियम की, तो क्या मैग्नीशियम भी ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा? तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एकदम याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को। तो मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देगा, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा। और यहां भी देखोगे कि हाइड्रोजन गैस बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाएगा और यह क्या करेगा, तैरना शुरू कर देगा। देखा, इन सारे प्रश्नों को क्या करना है, याद करना है। अब यदि हम लोग बात करें अपने एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसे धातुओं की, तो न ये ठंडे जल से भी क्रिया करेंगी, नॉर्मल, ठंडा, जिस तरीके से इसका नाम दे दो, और न ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, बल्कि ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखो ये गैस लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ यानी वाष्प हो गया। तो एल्युमिनियम का वाष्प के साथ अभिक्रिया होगा और आयरन का भी वाष्प के साथ अभिक्रिया यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये सब प्रश्न तुमको एज इट इज पूछे जाएंगे। अब देखोगे क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। भाई ये कहाँ से टॉपिक है, तो चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना देता है। अधातु में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि जब अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां भी हाइड्रोजन गैस बनता है। दोनों बात हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर देख सकते हो सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त हम लोग को नमूने लेने हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और ठंडे जल के साथ वो आग पकड़ लेगा। तो ये देखो कुछ बात यहाँ पर लिखी गई है जो मैं बता दे रहा हूँ। तो अब मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या करेंगे, HCl से अभिक्रिया करेंगे। यही सब नमूने लिए ना और उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम का, आयरन का, जिंक का, तो देखेंगे कि वो उससे अभिक्रिया करेगा और उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कॉपर इससे अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर जो है HCl से अभिक्रिया नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम पर सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड होगा, यानी मैग्नीशियम जब रिकॉर्ड करेगा तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। और जब मैग्नीशियम से HCl की अभिक्रिया कराई जाएगी तो सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलेगा। और इस तरीके से इसका क्रम भी देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन, ये अभिक्रिया इस तरीके से HCl से करेंगे। तो यही सब बात यहाँ पर जो बताया गया है उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो जैसे पहले हम लोगों ने समीकरण देखा था वैसे लिख देना है। जैसे मैग्नीशियम प्लस क्या कर दिया, HCl कर दिया। अब ध्यान देना है कि यहाँ H2 गैस निकलेगा तो H2 निकाल दिया, बचे हुए को लिख दिया MgCl2 लिख दिया। अब यहाँ 2 है तो 2 HCl कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, अभिक्रिया का समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का भी समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब बात क्लियर हो गया कि धातुएं जैसे कि नाइट्रिक जो धातुएं होती हैं वो हम लोगों ने देखा कि तनु HCl के साथ या H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन HNO3 नामक भी एक क्या है, हमारे पास अम्ल है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है, बहुत प्रबल अम्ल होता है। तो क्या होगा जब हम लोग धातुओं की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे? तो इसका उत्तर है कि जब हम लोग धातुओं की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर है नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। अब इसका भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब अम्ल का अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से जब धातु का अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनता है? उसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जब HNO3 को हम लोग उससे अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस जैसे ही उत्पन्न होता है उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देगा, और ऑक्सीजन को जोड़ करके उसको क्या कर देगा, H2O बना देगा। जो H2 था उसको क्या कर देगा, H2 ही निकला लेकिन उसको H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा। और जैसे ही H2O बना देगा तो H2 तो गायब हो गया। इस प्रकार से वहां हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकला? HNO3 के कारण। HNO3 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब वो ऑक्सीजन जोड़ देगा, ऑक्सीजन जोड़ देगा। तो किसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया उसने? हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, यानी जल बन गया। इस कारण से वह यहां पर हाइड्रोजन तुमको नहीं मिलेगा। आ गया ना आंसर? यही है। और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जो HNO3 है वो अपने आप किस में बदल गया? N2O में, NO या NO2 में बदल जाता है। बस यही इसका आंसर है। मैग्नीशियम एवं मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। यानी बहुत ज्यादा तनु यानी बहुत ज्यादा पानी मिला दिया गया तो ये जो मैग्नीज है या तुम्हारा मैग्नीशियम है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखो क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। मैग्नीशियम के साथ क्या थी? सबसे अधिक थी, यानी कि वहां पर अभिक्रिया क्या हुआ है? बहुत तेज हुआ है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी भी थी। अभिक्रियाशीलता के क्रम इस प्रकार से हम लोगों ने अभी भी पढ़ लिया है। मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, जिंक है और फिर क्या है? आयरन है। ये देखो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और क्या है? आयरन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे। कॉपर का हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉपर जो है वो बेचारा कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो कॉपर की स्थिति में ना तो कोई बुलबुले बनते हैं और न ही कोई ताप में परिवर्तन होता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका उत्तर में दे देना कि ना, नहीं करता है। ठीक है, चलो अब आ गया एक्वा रेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रॉयल जल या रॉयल जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मिला है एकदम क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें 3:1 में, यानी 3 भाग इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी याद रखना कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। सांद्र है, यहाँ तनु नहीं है, सांद्र है, ये बात याद रखना है कि तो जब ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा तुमको। 3:1 यहाँ पर दे देगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तुमने सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखा है तो तुम्हारा आंसर तुम वहां नहीं दे पाओगे। इसलिए दिमाग में बैठा के रखो, सांद्र वर्ड याद रखना है। तो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl 3 भाग होगा, तो 1 भाग क्या होगा तुम्हारा? HNO3 होगा। इनको यदि इस तरीके से मिला दिया जाए तो इस प्रकार से जो नया विलयन प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वा रेजिया बोलेंगे। तो इसका भाई क्या काम है? तो यह जो है वह किसको पिघला सकता है? गोल्ड यानी सोना को भी पिघला सकता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल के अकेले यह क्षमता नहीं होती। यदि यदि यहाँ पर सिर्फ नाइट्रिक अम्ल लिया जाए या यहाँ पर तुम्हारा HCl लिया जाए तो वो उसको पिघला नहीं सकता है, लेकिन जब दोनों का एक खास अनुपात में मिलाएंगे तो वह उसको भी पिघला देगा।
एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। तो इसको याद कर लेना है। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो ये तो तुमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि धातु का लवण मतलब मान लो कि CuSO4 है। अब आयरन से इसका अभिक्रिया कराएंगे तो तुम्हें याद होगा कि ये जो आयरन है यदि ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कम अभिक्रियाशील तत्व को यहाँ से हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। और इसे हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात तुम्हें याद होगा, ये चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ दिख रहा है, इसमें आयरन को डाल दिया जाए यानी Fe को डाल दिया जाए कॉपर सल्फेट में, तो आयरन इसका जगह ले लेगा और फिर आयरन सल्फेट का विलयन बनेगा जो कि हल्का हरा हो जाएगा। और इस जो ये जो दिख रहा है कील है, इसके ऊपर कॉपर जो है सो वह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ये तुमने देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज था जो कि मैंने पढ़ा दिया था। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ये देखो देखो ये है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को, धातु कितनी क्रियाशील है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो ये बात याद रखना है। ये एज इट इज VVI क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो धातुओं को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर यदि अवरोही क्रम में सजाया जाएगा तो एक श्रेणी प्राप्त होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको याद भी कर लेना है यहाँ पर। तो देखो कि गोल्ड सबसे नीचे है यानी सबसे कम अभिक्रियाशील है, उसी तरीके से सिल्वर है, और उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो मरकरी है, कॉपर है, और यहाँ पर ये सारा क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है तुम्हारा। अब इस प्रकार से तुम देखोगे कि कुछ ज्यादा अभिक्रियाशील हो गया और कुछ क्या हो गया, कम अभिक्रियाशील हो गया। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को क्या करेगा, वहां से विस्थापित करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करता है। जैसे मान लो धातु हो गया तुम्हारा सोडियम और अधातु क्या हो गया, क्लोरीन। तो अब ये कैसे अभिक्रिया करता है, तो इसमें अभिक्रिया करने का साधारण सा बात है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। और किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है, यदि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ये जो अधातु है वह इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि धातु किससे कहते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी धातु के बारे में, लेकिन वहां पर एक खास तुम बात पढ़ोगे कि धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अधातु किसे कहेंगे, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो बात आता है कि भाई जो धातु है इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागना चाहेगा और अधातु है वह इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करना चाहेगा। तो इसके उत्तर में हम लोगों ने यह बात देखा था कि कोई भी तत्व अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। जैसे सिंपल सा बात है, मान लो कि तुम्हारे पास 3 कान हो गए, तो तुम क्या चाहोगे कि 3 कान रहे, नहीं तुम चाहोगे कि एक कान कैसे भी हट जाए तो नॉर्मल हम हो जाए, 2 कान रहे। यदि तुम्हारे पास 2 नाक हो जाए तो क्या चाहोगे, तुम चाहो कि एक नाक काट के हटा दिया जाए। यदि किसी के पास एक आंख हो तो क्या चाहेगा, वो चाहे कि एक आंख मिल जाए किसी भी तरीके से। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हटाना चाहता है और जो कमी है वह उस चीज को लेना चाहता है। तो यहां भी उसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये जो तत्व होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां देख सकते हो, तो वो अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। यानी कि यदि
उसके लास्ट में एक है, दो है, तीन है, तो वो उसको हटा करके वो लास्ट में 8 लाना चाहता है, सोचता है कि अरे कैसे भी मेरा 8 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। जबकि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि लास्ट में 2 भी लाना चाहते हैं, उस प्रकार के भी कुछ तत्व हैं। तो इस प्रकार से यह 8 कैसे आएगा लास्ट में, उसके लिए वह क्या करता है, विभिन्न तरीकों को अपनाता है। उसमें से एक तरीका होता है आबंध बनाना, जिसमें वो क्या करता है, एक एक प्रकार का आबंध बनाएगा जिसको बोलेंगे आयनिक आबंध। उसमें जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहे कि ये भैया कोई ले लो मेरे से, कोई ले लो, कोई ले लो, ये तीनों क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा। ये भी क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा। ये भी क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। अब तुमसे प्रश्न होगा कि ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है देना क्यों चाहेगा। इसलिए चाहेगा क्योंकि ये लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कुछ देख सकते हो, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा। यहाँ भी देख सकते हो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेंगे, ग्रहण करना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और इस क्रम में एक देगा तो दूसरा लेगा और इनके बीच में आबंध बन जाता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। इस प्रकार से जो देना चाहेगा वो हो जाएगा धातु, और जो लेना चाहेगा वो हो जाएगा अधातु। तो धातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया इस तरीके से होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन देना क्यों चाहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहेगा, ये बात हम लोगों ने देखा। तो बात ये है कि ये 7 यदि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां पर 8 हो जाता, ये 6 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता तो इसके पास लास्ट में 8 हो जाता। तो भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं रहा है, तो इसका उत्तर ये है कि यहां पर यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा। इससे आसान इसको है कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे, तो इसका लास्ट में ऐसे ही 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे और जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, और इस प्रकार से इनके बीच में एक आबंध बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध, इलेक्ट्रॉनों के आदान और प्रदान से। तो देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इनके बीच में क्या होगा, आबंध बनेगा। तो क्लियरली यहां से समझ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, NaCl का निर्माण कैसे होता है। तो Na जानते हो सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1 है, यानी 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कि मेरा एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कोई ले लेता, कोई लेने वाला होता, तो यही ये काम करेगा भी। ये जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो धनायन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो सोडियम प्लस आयन का निर्माण हो रहा है, धनायन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये खुश हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया, हो गया। तो दे दिया तो ठीक है, दे दिया तो लेने वाला भी तो कोई चाहिए। तो क्लोरीन बेचारा यहाँ पर 2 8 और 7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 7 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यदि इसको कोई दे देता तो ये 7 की जगह 8 हो जाता। तो वही बात यहां पर हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ऋण आयन बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखोगे कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो धनायन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ऋणायन बन जाएगा। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इनको एक बांध के रखेगा, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध बोलते हैं। इनके बीच क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध, और इस प्रकार से ये NaCl का निर्माण करेंगे। अब ये तो ये बात हो गया, तो इसको दर्शाएंगे कैसे, इस तरीके से दर्शाएंगे। देखो यहाँ सोडियम का लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जो कि ये दे रहा है, और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में दिखाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो ये ले रहा है उसको भी यहाँ पर दिखा देंगे। तो सोडियम यहाँ प्लस और क्लोरीन यहाँ माइनस,
और इस प्रकार से देखो क्लोरीन के अगल बगल हम लोगों ने दिखा दिया, देखो क्लोरीन तो क्रॉस कर देंगे, 7 क्रॉस कर देंगे और एक जो लिया है उसको डॉट से लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्लोरीन को दिखा देंगे और हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना है। इसी प्रकार से तुम देखोगे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम में 2 8 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा। तो कितना बच गया, 2 और 8 बच गया। कितना बच गया, 2 और 8। इस तरीके से क्लोराइड जो है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोराइड बन जाएगा। तो यहां पर कितना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि एक क्लोरीन जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कितना क्लोरीन का जरूरी पड़ेगा, 2 क्लोरीन का। एक क्लोरीन ये आया और एक क्लोरीन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया। इस तरीके से 2 क्लोरीन हो गए। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया क्या हो गया, MgCl2। ठीक है। यदि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 8 और 3 हो जाएगा। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन मेरे माथा पर से हट जाए तो हम स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए मान लो क्लोरीन को ये देगा तो कितना क्लोरीन जरूरी पड़ेगा, 3 क्लोरीन जरूरी पड़ेगा। तो उसको भी ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से देखा तुमने, यहाँ पर एक VBI क्वेश्चन आया कि यहाँ पर धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, उसी को कहते हैं स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या इसी को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। VBI क्वेश्चन है, इसको याद करना। तो MgCl2 क्या हो गया, एक आयनिक यौगिक हो गया। अब यहां पर देखोगे कि MgCl2 में धनायन कौन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ऋणायन कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है। और जब क्लोरीन को माइनस चढ़ा देंगे तो इसको क्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन नहीं बोलेंगे। देखो इसको बोलेंगे क्लोरीन और इसको बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से भी याद रखो बात को। तो यहाँ पर अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को बोला गया है। तो आयनिक यौगिक देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्या है, आयनिक यौगिक है। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, आयनिक यौगिक है। बेरियम क्लोराइड क्या है, आयनिक यौगिक है। तो भाई सबसे पहले इसको हम लोग जमा करेंगे तो ये किस अवस्था में होंगे, तो इसका आंसर है ये ठोस अवस्था में हमें मिलेंगे। अब जब इसको गर्म करोगे, मान लो इसको स्पैचुला से लेकर के गर्म करते हैं, देखो यहाँ इसको गर्म करेंगे इस तरीके से स्पैचुला से लेकर के, तो गर्म करोगे तो यहाँ देखो ये जो सोडियम क्लोराइड है पीली लौ के साथ जलेगा, फिर ये पोटेशियम आयोडाइड है बैंगनी लौ के साथ जलेगा, और बेरियम क्लोराइड है वो पीला हरा रंग का तुमको वहां पर लौ देगा। इस प्रकार से ये जलेगा और देखोगे कि ये तुरंत नहीं पिघलेगा, क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि वहां रखे और पिघल जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये जो ज्वाला को ये विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करेंगे जो कि मैंने बता दिया, और ये यौगिक पिघलेंगे भी नहीं। और जब इसको जल में डालोगे, यदि इन नमूनों को जैसे लिया हम लोगों ने, जैसे सोडियम क्लोराइड लिया, इसको जल में डालकर घुलाएंगे तो ये घुल जाएगा। लेकिन इसको पेट्रोल में डालोगे, डीजल में डालोगे और उसको घुलाओगे तो वो फिर नहीं घुलेगा। तो पेट्रोल में, केरोसिन में ये घोलोगे तो ये नहीं घुलता है। तो ये सारा क्या बता रहा है, ये सारा इसके प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज देखोगे कि जैसे कि ये जो पदार्थ जिसको मैंने बताया जो कि यौगिक है, कैसी यौगिक है, आयनिक यौगिक हैं, उन आयनिक यौगिक के कौन से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जब उसको जल में घोल देंगे तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये बात याद रखना कि जब वो जल में घुला होगा, जैसे यहाँ पर मान लो सिर्फ नमक रहेगा तो नमक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन जब उसको जल में घोल देंगे तब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, ये सब बात तुमको याद रखना है। तो क्वथनांक काफी उच्च होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक देख सकते हो कितना है, गलनांक कितना है। फिर कैल्शियम क्लोराइड का देख सकते हो क्वथनांक और गलनांक। मैग्नीशियम क्लोराइड का देख सकते हो, बहुत ज्यादा उच्च होता है, ये केल्विन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयनिक यौगिकों के गुण
क्या क्या आयनिक यौगिकों के गुण है, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, तो आंसर में हम लोग लिख देंगे भाई, देख लो। तो भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण होगा तब आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। तो इस कारण से वे कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है नमक का, जो तुम घर में यूज करते हो NaCl। तो उसको देख सकते हो किस प्रकार का, दबाव डालोगे तो भर भरा के टूट जाएगा। तो वो हो गया तुम्हारा। अब आगे देखोगे गलनांक एवं क्वथनांक। तो अभी तो तुमने समझ ही लिया कि इसका गलनांक मतलब जिस पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर वो पिघलना शुरू करेगा वह गलनांक, और क्वथनांक बहुत उच्च होगा, क्वथनांक जिस पर वो बॉयल करना शुरू करेगा। तो ये मजबूत, अब देखो इसका उच्च क्यों होगा, क्योंकि बहुत कस के एक दूसरे से पकड़ा है। तो इसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, वह भी बहुत ज्यादा होगा। घुलनशीलता, तो ये यूजुअली जल में घुलनशील होते हैं, ये तो पता चल ही गया, लेकिन पेट्रोल डीजल में घुलनशील नहीं होते हैं। विद्युत चालकता, जब इसको जल में घोल दिया जाएगा तो ये आयनों में टूट जाएगा और उसके कारण वहां पर विद्युत का, वहां पर विद्युत क्या होगा, वहां चलना शुरू कर देगा। किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। लेकिन यदि ये ठोस अवस्था में है तो वहां पर विद्युत का चालन नहीं होगा। तो किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है, यानी आयनों के द्वारा भी विद्युत का प्रवाह होता है, ये भी बात जान लो। तो आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जबकि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो आयनिक यौगिक को जब जल में डालेंगे तो आयंस में टूट जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन यदि ये किस रूप में है, ठोस रूप में है या गलित अवस्था में नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये है धातुओं की प्राप्ति। तो ये जो धातु होते हैं जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये धातुएं आखिर हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये जो धातुएं होती हैं वो ऐसा नहीं कि मार्केट में गया और वहां पर से धातु को खरीद करके ले आया। ये धातुएं विभिन्न ऑक्साइड के रूप में या सल्फाइड के रूप में ये क्या होती है, प्रकृति में पाई जाती हैं। फिर इनको वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये चट्टानों के रूप में मान लो कि पाई जा रही है। तो इनको फिर उस चट्टान को बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा और फिर उसके बाद उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, उन सबको तुमको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। तो भाई मुख्य रूप से धातु हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जो हमारा पृथ्वी है उसका जो भूपर्पट्टी है उसी से हम लोग क्या करते हैं, इन धातुओं को प्राप्त करते हैं। समुद्री जल में भी कुछ हम लोगों को धातुएं मिल जाएंगी, जैसे कि सोडियम है वह सोडियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में घुला हुआ मिल जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भूप, अब देखो अब यहाँ पर दो टर्म तुम्हें याद करना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी का भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एकदम याद कर लेना है इस क्वेश्चन को, क्या कि जो पृथ्वी का भूपर्पट्टी है उसमें तत्व या यौगिक जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज बोलते हैं। अब देखोगे कि यहाँ पर कुछ खनिज ऐसे होंगे जिसमें किसी खास धातु को आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस खनिज को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। जैसे देखो यहाँ कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में पाई जाती है। तो कुछ खनिज ऐसे होंगे जिसमें कोई खास धातु विशेष मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा और उस धातु को वहां से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और इसी अयस्क से धातु को जब निकाला जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं।
तो ये वर्ड्स तुमको याद रखने हैं। तो दो दो नंबर का यहाँ दो क्वेश्चन हो गया। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क क्या है? वैसा खनिज जिसमें कोई खास धातु विशेष मात्रा में पाया जाता है और उसको वहां पर सुविधाजनक रूप से आसानी से कम खर्चे में उस धातु को प्राप्त करें, तो उस प्रकार के खनिज को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। देखो चार चार बार एक ही बात को बता रहा हूं, कुछ बच्चे तो भड़क जाते हैं कि अरे एक ही बात को चार बार काहे बोलते हैं। अरे भैया, तुम्हें सिखाने के लिए बोला जाता है। तो अब इस अयस्क का भी अलग अलग नाम होगा। जैसे लोहा का अयस्क है तो उसमें लोहे का एक अयस्क का नाम मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है। इस तरीके से लोहे का अयस्क का नाम होगा। तुम्हारा एल्युमिनियम है, उसके अयस्क का नाम बॉक्साइट होगा। तो बहुत सारे जो तुम्हारे अयस्क हैं उसके काफी सारे नाम भी होते हैं। तो बहुत सारा नाम यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है। अब इस अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने का जो विधि है उसे ही कहेंगे धातु का निष्कर्षण। ठीक है। और उससे हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इस अयस्क को गुजारेंगे और धातु हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो यही है धातु का निष्कर्षण। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अब जब धातु हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अयस्क भी अलग अलग होंगे, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और उसको निकालने का जो प्रक्रिया है उस अयस्क से वह भी अलग अलग होगा, यह भी तुम समझ रहे होगे। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से यहाँ बारीकी से बताया गया है। तो जरा देखो यहाँ बोल रहे धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में तो तुमने पढ़ ही लिया है। ये देखो यही है सक्रियता श्रेणी। तो ये सक्रियता श्रेणी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो ऊपर वाले धातु हैं वो क्या है, काफी ज्यादा ये क्या है, सक्रिय धातु हैं। ठीक है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर ये क्या है, ये होते हैं तुम्हारे मध्यम, मतलब कि ना बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है ना कम अभिक्रियाशील है। और ये देखोगे कि ये क्या है, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अभिक्रियाशीलता के बारे में ये हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। तो जब इनको हम लोगों को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए भी अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के तत्व हैं, किस प्रकार की ये धातु हैं, उस प्रकार के से उनका क्या हो जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हो, याद कर सकते हो कि इनको विद्युत अपघटन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें कार्बन का उपयोग करके इसका अपचयन किया जाता है। तो डायरेक्ट अपचयन ही नहीं किया जा सकता है, बीच में भी प्रोसेसेस होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती हैं, मतलब इनमें कोई ज़्यादा परेशानी तुमको प्राप्त करने में नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। ध्यान से देखना, कुछ धातुएं भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि गोल्ड का नाम हम लोगों ने देखा। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं, लेकिन लगभग धातुएं क्या होती हैं, यौगिक के रूप में मिलेंगी। जैसे वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बना के रहेगा। तो तुमको जैसे लोहे का ऑक्साइड मिलेगा तो उसमें से ऑक्सीजन को हटाना होगा ना, तब ना तुमको लोहा मिलेगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा मान लो, तो एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए उसमें से ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा ना। तो यही होता है निष्कर्षण। तो बोल रहा है कि कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये तो समझ में आ रहा है। अब देख, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करने का कोई जरूरी नहीं है और यहाँ पर इनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना है, अब इसी के बारे में एक दो लाइन और है। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो कॉपर और सिल्वर के बारे में बोला जा रहा है कि ये मुक्त अवस्था या फिर तुमको सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं। बात अब जानना होगा कि ये सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क क्या है। तो भाई जब कॉपर सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ होगा
और प्रकृति में पाया जाएगा तो बोलेंगे कि वो सल्फाइड अयस्क है। यानी तुम्हें जब सल्फाइड अयस्क दिया जाएगा तो तुमको क्या करना होगा, कॉपर चाहिए तुमको तो तुमको सल्फर को हटाना होगा, वे सारे केमिकल प्रोसेस से उसको गुजारने होंगे जिससे कि उसका सल्फर हट जाए और तुमको क्या मिल जाए, कॉपर मिल जाए। सल्फर हटा दो, कॉपर ले लो, समझ गए। अब देखो यहाँ देखना, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं हैं, जैसे कि यहाँ तुमने देखा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। भाई ये इतने ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे कि हमेशा किसी न किसी तत्व के साथ यौगिक बना करके ही प्रकृति में पाए जाएंगे। सक्रियता श्रेणी की मध्य धातुएं जैसे कि जिंक हो गया, एफी हो गया, पीबी हो गया, की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये देखो इसकी क्रियाशीलता क्या है, मध्यम है, इसको याद भी कर लेना है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो धातुएं हैं वह तीन रूपों में विद्यमान है भूपर्पट्टी में, या तो ऑक्साइड के रूप में यानी ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑक्साइड के रूप में रहेगा, सल्फर से संपर्क करके सल्फाइड के रूप में रहेगा, या CO3 कार्बोनेट के रूप में भी ये क्या होता है, पाया जाता है। तो ये तीनों बात को क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो किन किन रूपों में पाया जाएगा, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में। तो अभी तक कोई क्वेश्चन खास बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सारी बातों को दिमाग में रखते जाना है। अब देखना, ऑक्सीजन की अधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो तुम जानते ही हो कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर, इस कारण से वह ऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा पाया जाएगा। इस प्रकार अभिशीलता के आधार पर हम धातुओं को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। और फिर इसके निष्कर्षण को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो, जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने को ही निष्कर्षण कहेंगे। और उसके निष्कर्षण माने क्या हो गया, निकालना हो गया। उसमें कई स्टेप्स आएंगे, कई चरण आएंगे, ठीक है। ये देखो, इसको यहाँ पर तुमको बताया गया है, तो तुम खुद ही देख सकते हो। ये हो गया यहाँ अयस्क, इसको यदि समझ लिया तो आगे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। ये हो गया तुम्हारा अयस्क और ये हो गया तुम्हारा शुद्ध धातु, ठीक है। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण के लिए ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो इसको बस समझा देता हूं, बस तुम्हारा चैप्टर यहीं पर समाप्त भी हो जाएगा। तो देखो, हमारे पास अयस्क है, तो जो अयस्क है वह तीन प्रकार का उसमें धातु पाया जा सकता है। एक हो सकता है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, एक हो सकता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और एक क्या होता है, निम्न अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। तो इसमें से जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वह भी कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है कार्बोनेट अयस्क, दूसरा क्या हो सकता है, सल्फाइड अयस्क, और तीसरा क्या हो सकता है, ऑक्साइड अयस्क। तीन प्रकार का अयस्क भी मिल सकता है। ये सब समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो अब धातु के निष्कर्षण का जो एनसीईआरटी 10th लेवल में स्टेप्स दिए हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत भारी भारी तो है नहीं, बहुत आसान है, बच्चों के जैसा है, जरा दिमाग लगाकर समझो तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला बात बताया गया है, हमें क्या मिलेगा, अयस्क। तो जब अयस्क को हम लोग कोड़ खोन के लाएंगे कहीं से, उसको तोड़ ताड़ के खुदाई करके, तो ये जो अयस्क है इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होंगी फिजिकली, जैसे कि मान लो इसमें मिट्टी लगा होगा या कोई और प्रकार का चीज लगा होगा। तो पहले तो उसमें से उस सब चीज को पहले तो बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। ये भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 2 नंबर में, आगे मैं दिखाऊंगा। इसको बोलेंगे गैंग, जो कि ये अशुद्धियां हैं, ऊपर की रेत हो गया तुम्हारा, मिट्टी हो गया, ये सब लगी हुई अशुद्धियां हैं। अब इस गैंग को फिजिकली या कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको क्या करते हैं, हटाते हैं उससे, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क का सांद्रण। क्या बोल देंगे, अयस्क का सांद्रण। अब जब ये अयस्क का सांद्रण हो जाएगा तब जो अयस्क मिलेगा उसको फिर विभिन्न प्रकार से केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, धातु मिलेगा।
तो अब यहां पर से ही समझना है कि अब जो अयस्क मिला है हमें, उसमें तीन प्रकार के अयस्क हो सकते हैं। पहला अयस्क हो सकता है सल्फाइड अयस्क, और दूसरा हो सकता है कार्बोनेट अयस्क, और तीसरा हो सकता है ऑक्साइड अयस्क। तो भाई अब ऑक्साइड अयस्क क्या है? जिसमें ऑक्सीजन लगा हो। सल्फाइड अयस्क क्या है? जिसमें सल्फर लगा हो। और कार्बोनेट अयस्क क्या है? जिसमें कार्बोनेट लगा हो। ठीक है, इस तरीके से तीन अयस्क हो सकते हैं। और तीनों ये जो अयस्क हैं, तो तुम्हारे पास यदि ऑक्साइड अयस्क है, मान लो कि तुम्हारे पास कौन सा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। तो यदि ऑक्साइड अयस्क है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यहां पर अलग कर सकते हैं। क्या करना है? कुछ खास नहीं। यदि हमारे पास ऑक्साइड अयस्क है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसका क्या कराते हैं? उसका हम लोग अपचयन करा देते हैं। यदि हम लोगों के पास ऑक्साइड अयस्क है तो सीधे सीधा उसका अपचयन करा देना है। अपचयन कई प्रकार से होता है, तो वो आगे थोड़ा सा सीखेंगे। एक वर्ड याद रखना है कि इसका क्या करा देना है? अपचयन। जैसे कि मान लो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसका अपचयन कराने के लिए इसमें हम लोग कार्बन डाल देंगे, यानी कि कोक डाल देंगे। तो जैसे ही इसमें कार्बन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जिंक यहां पर से हट जाएगा और हमें मिल जाएगा जिंक। हमें क्या मिल जाएगा? जिंक प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑक्साइड यदि अयस्क है तो इससे हम लोग आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। तो ऐसा यदि अयस्क मिले तब तो ऐसा होगा, लेकिन बात है कि ऐसा अयस्क नहीं है तो क्या करेंगे? यदि मान लो तुम्हारे पास कार्बोनेट अयस्क दिया है या सल्फाइड अयस्क दिया है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे सर? तो उसी से दो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। तो यदि तुम्हारे पास कार्बोनेट अयस्क है तो इसमें निस्तापन एक प्रक्रिया होगा, जिसके द्वारा फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। और यदि तुम्हारे पास सल्फाइड अयस्क है तो उसको भर्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। और यदि धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो फिर आसानी से धातु प्राप्त कर लेंगे। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझो। मान लो तुम्हारे पास कार्बोनेट अयस्क है या तुम्हारे पास सल्फाइड अयस्क है, तब तो उसको धातु को निकालना काफी मुश्किल होगा। तो तुमने दिमाग लगाया कि अरे वाह क्या बात है, हम लोग यदि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदल दें या फिर जो सल्फाइड अयस्क है उसको भी ऑक्साइड में बदल दें, तब तो यहां से आसानी से मिल सकता है। तो यही प्रोसेस किया भी जाता है कि यदि आपके पास सल्फाइड अयस्क होगा तो एक प्रोसेस है भर्जन विधि, जो कि आगे मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसके द्वारा उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। या फिर यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसको निस्तापन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब जब धातु का ऑक्साइड मिल गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, उसको अलग अलग विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है? उसमें से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही सीधा सीधा तुम्हारा प्रोसेस हो गया। अब जब धातु प्राप्त हो जाएगा तो उसका फिर बाद में शुद्धिकरण भी कर दिया जाएगा। इसको यहाँ पर अलग से मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे हम लोग बढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये बात यदि समझ में आ गई तो ये देखो, यहीं से हम लोग अब पढ़ते हैं इस बात को। क्या क्या लिखा है? धातु का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं। हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि अयस्क मिल गया हम लोगों को, उसको कोड खान के लाए हैं। तो उस प्रकार का अयस्क में बहुत सारा मिट्टी, रेत आदि मिला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। ये तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब जब गैंग को अयस्कों से हटाओगे तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर होते हैं, कि कैसे उसको अलग करेंगे। तो उस प्रक्रिया को तो यहाँ पढ़ाया नहीं गया है, बस सीधे बोल दिया है कि उसको क्या कर देना है? हटा देना है। समझ में आ गया सारा बात? अब चलो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। अब कुछ धातुओं के निष्कर्षण को यहाँ पर पढ़ाया गया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो सीने बार हो गया, मरकरी का क्या है? एक ये तुम्हारा अयस्क है। तो यहां से क्वेश्चन आ गया कि
जो सीने बार है किसका अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क है, HgS इसका नाम है। तो तुम जरा बताओ देख करके, ये सल्फाइड अयस्क है कि ऑक्साइड अयस्क है, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है ये सल्फाइड अयस्क है। तो यदि तुम्हें सल्फाइड अयस्क मिल गया तो क्या प्रोसेस है, बिल्कुल इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड अयस्क में बदल देते हैं। तो देखो ये सल्फाइड अयस्क है, इसको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में गर्म किया जाता है, तो ये हो जाता है ऑक्साइड में बदल जाता है। और जब ये ऑक्साइड में बदल गया तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अपचयन कराएंगे। तो यहाँ अपचयन के लिए कुछ खास नहीं करना, सीधे इसको गर्म करते, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये अपचयित हो जाता है और हमें यहाँ Hg प्राप्त हो जाता है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि HgS से Hg कैसे प्राप्त होता है, तो क्या आप कैसे प्राप्त होता है भाई, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो ऑक्साइड अयस्क बनेगा। फिर ऑक्साइड अयस्क को गर्म करेंगे तो वो अपचयित होकर हमें क्या मिल जाएगा, हमें पारा मिल जाएगा। यही बस लिख देना है, और कोई खास बात तो लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब बात यहाँ पर तुम्हें आना चाहिए। चलो, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से मान लो कि Cu2S है तुम्हारे पास, तो ये कैसा अयस्क है, ये भी सल्फाइड अयस्क है, बिल्कुल। तो इस सल्फाइड अयस्क को किस में बदलेंगे, तो ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे। फिर ऑक्साइड अयस्क को हम लोग Cu2S डाल देंगे, तो यही जो Cu2S है ये क्या करता है, इसको अपचयित कर देता है और फिर कॉपर प्राप्त हो जाता है। देखा कितना आसान है। तो ये सब इस तरीके से याद करोगे। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो मध्य में स्थित धातु है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कोई खास नहीं है। यहाँ देखना, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, है ना। अभिक्रियाशीलता मध्यम होता है इनका। प्रकृति में यह प्राय किस रूप में पाए जाते हैं, तो सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। शुरू में ही पढ़ा दिया कि यदि हमारे पास धातु का ऑक्साइड हो तो उसको आसानी से अपचयित करके हम लोग धातु निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही विधि उपयोग भी करते हैं कि यदि सल्फाइड अयस्क है तो उसको ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे और इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। तो जब सल्फाइड अयस्क है तो वायु की अधिक उपस्थिति में, मतलब बहुत ज़्यादा वायु और बहुत ज़्यादा ताप पर उसको गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, भर्जन हम लोग कहते हैं। तो ये बात याद रखना है कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। तो निस्तापन भी उसी तरीका से है, ठीक। यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये निस्तापन बोल रहा है। निस्तापन क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा कार्बोनेट अयस्क है कहाँ चला गया जी, यहाँ देखो ना, कार्बोनेट अयस्क है उसको सीमित वायु, बहुत ज्यादा वायु नहीं चाहिए, सीमित वायु में बहुत अधिक ताप पर गर्म करने पर वह भी ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कार्बोनेट जब ऑक्साइड में बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तापन। अभी तुरंत पढ़ाया था। तो इस तरीके से हम लोग फिर यहाँ पर उसका क्या करेंगे, उसको उपचयित करा देंगे और हम लोग को धातु प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड का क्या करेंगे, हम लोग निस्ताप भर्जन करा देंगे और भर्जन करा देंगे तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब जब जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा तो कार्बन के द्वारा क्या करा दिया, उसका अपचयन करा दिया तो हमको जिंक प्राप्त हो जा रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे पास कार्बोनेट अयस्क है, देखो ये है सल्फाइड अयस्क, ये क्या है, कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क का क्या कराएंगे, निस्तापन कराएंगे। निस्तापन के लिए तो जो वायु है उसको सीमित रखा जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ वायु बहुत ज़्यादा है, यहाँ वायु सीमित है। ये दोनों अंतर है भर्जन और निस्तापन में। अब हमको यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल गया, यानी कि ऑक्साइड अयस्क मिल गया। अब इसमें से जिंक को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना जिंक मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ये जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसको विभिन्न प्रकार से हम लोग धातु फिर वहां से प्राप्त करते हैं। जैसा कि एक सबसे आसान विधि हम लोगों ने क्या देखा, अपचयन का प्रक्रिया। और इस अपचयन में क्या करते हैं, मान लो यहाँ कार्बन को डाला तो ये क्या करेगा, ZnO में से Zn को यहाँ पर अपचयित कर देगा, यानी ऑक्सीजन को वहां से हटा देगा। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा जिंक। तो क्या अब वो कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्साइड से हम लोग धातु को प्राप्त करेंगे। तो पहला तो तुमने जाना कि यहाँ कार्बन का उपयोग करके इसको अपचयित कर लेंगे। एक और प्रक्रिया है कि इसको बहुत ज्यादा गर्म करके भी अपचयित कर लेंगे। लेकिन एक और भी प्रक्रिया है जिसको हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ लिया है, और वह कौन सी प्रक्रिया है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु को उपयोग में लाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोग अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे MnO2 और ये एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम क्या हो गया, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसको इससे अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये Mn को यहाँ पर से विस्थापित कर देगा, और इस प्रकार से Mn यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें धातु प्राप्त हो जाता है। किस चीज से प्राप्त हो जाता है, तो धातु के ऑक्साइड से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यही बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यहाँ देखो कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्साइड में से उस धातु को अलग कर देंगे, और इस प्रकार से हम लोग विस्थापन के द्वारा भी धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि ये अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। इस कारण से इन अभिक्रियाओं का क्या नाम होता है, थर्मिट अभिक्रिया नाम होता है। तो यहाँ पढ़ सकते हो तुम, यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं, बहुत ज्यादा ऊष्मा इसमें से निकलता है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो इसमें जो तुम्हारा ऊष्मा बहुत ज्यादा होगा, जिससे तुम्हारा जो धातु प्राप्त होता है वह गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और यहाँ देख भी सकते हो, एक उदाहरण भी दिया है, जैसे आयरन 3 ऑक्साइड है, इसमें से आयरन को हटाया जाएगा कैसे, एल्युमिनियम के द्वारा। और इस प्रकार से जो आयरन प्राप्त होता है वह आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है, और इसका उपयोग पटरी, रेल की पटरी को जोड़ने में, मशीनों के पुर्जों को, दरार को जोड़ने में उपयोग में इसका लाया जाता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, थर्मिट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हो, उसका अभिक्रिया यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। अब देखना, तो सक्रियता श्रेणी में अभी हम लोगों ने मध्यम को पढ़ लिया। अब यदि हम लोग देखें कि सक्रियता श्रेणी में जो बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व हैं, धातुएं हैं, उनको कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या उनको भी इसी प्रकार से अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि उन्हें कार्बन के साथ गड़ने, अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। तो क्या कार्बन के साथ उनका अपचयन कराया जा सकता है, तो यही बात लिखा है कि कार्बन के साथ गर्म करने पर इन यौगिकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, क्रियाशील तत्व हैं, ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा बंधुता रखते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रति ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। इस कारण से ये जो कार्बन है वह इनके ऑक्साइड से इनको अलग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है।
मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, और ये धातु और ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग होता है उसमें काफी अंतर होता है। ये जो धातुएं हैं, क्रियाशील धातुएं हैं, ये ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा बंधुता रखती है, यानी ज्यादा कस के पकड़ के इसको रखेगा, जबकि कार्बन उतना कस के पकड़ के नहीं रखेगा। और यही कारण है कि इनमें इनमें कार्बन मिलाने पर वो ऑक्सीजन इससे हट नहीं सकता है। क्लियर लिखा हुआ है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन के अपचयन के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हो, सोडियम है, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो सोडियम को उसका जो गलित क्लोराइड है, यानी कि उसका जो क्लोराइड हो अयस्क होगा, उसके गलित अवस्था से उसको विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तब उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं, कैथोड पर ये धातुएं प्राप्त होंगी। एनोड आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाता है। ये जो तुम्हारा सोडियम प्राप्त करने का विधि बता रहा है, तो कैथोड पर हमें सोडियम प्राप्त हो जाएगा। ये बात याद रखना। अब आएगा धातुओं का परिष्करण। तो जब धातुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? धातुओं का परिष्करण करते हैं, फिर उसको शुद्ध करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो जो बातें लिखी गई उसको याद करना है। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों में से धातुएं जो प्राप्त होती हैं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो उन अपद्रव्यों को हटाने का ही जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? धातु का शुद्धिकरण कहते हैं। तो यहाँ देखो, विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी के द्वारा धातु प्राप्त करना। तो कौन कौन यहाँ लिखा है? कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन प्रोसेस। अब ये विद्युत अपघटन प्रोसेस में क्या है देख लो यहाँ पर। तो विद्युत अपघटन में जो अशुद्ध धातु है उसको हम लोग किस रूप में लेते हैं? एनोड के रूप में, अशुद्ध धातु को। ठीक है। और जो शुद्ध और उसी प्रकार का शुद्ध धातु पतला लेते हैं हम लोग कैथोड के रूप में, पतला और कैथोड के रूप में। ठीक है। अब क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मान लो कॉपर है तो उसका कॉपर सल्फेट विलयन डाल देंगे, तनु कॉपर सल्फेट विलयन। उसी प्रकार का यहाँ पर लवण को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? उसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है। तो उसी धातु के लवण को वैद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ कॉपर को यूज करना है, कॉपर का शुद्धिकरण करना है, तो कॉपर सल्फेट का जो उसमें जल डाल करके कॉपर सल्फेट का तनु विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में यूज करेंगे। तो कैथोड कौन हो गया? शुद्ध धातु। एनोड कौन हो गया? अशुद्ध धातु। तो तुम्हारे पास अशुद्ध धातु तो बहुत ज्यादा है ना, और शुद्ध धातु क्या है? पतला सा कहीं से लगा देना है तुमको। अब यहाँ देखोगे कि इसी में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा? ये जो इसमें से कॉपर आयन है वो यहाँ पर जमा होता जाएगा। ये जो कॉपर आयन है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा और इधर जमा होता चला जाएगा। यानी धीरे धीरे ये वाला मोटा होता चला जाएगा और धीरे धीरे ये वाला पतला होता जाएगा, और इसका गंदगी कहाँ बैठ जाएगा? नीचे की ओर बैठ जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। यानी कि ये जो अशुद्ध मोटा वाला धातु था वह क्या हो गया? पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, और वो कहाँ जमा हो जाएगा? यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है तुम्हारा विद्युत अपघटन का। पूरा बहुत अच्छे से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ना है। तो जो मैंने एक अदर वीडियो बनाया है वहां पर इसको देख लेना थोड़ा।
तो इस तरीके से ये सारी बातें यहाँ पर तुम्हारा लिखा गया है। इसके बाद आ गया तुम्हारा संक्षारण। तो संक्षारण में जैसे लोहे का संक्षारण पिछले बार पढ़ा था, यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल बातें लिखी गई हैं, उसको पढ़ लेंगे। तो देखो, संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आपने पढ़ा है, जैसे कि यदि हम लोग सिल्वर को यदि हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो वह क्या होगा, उसके ऊपर काला परत पड़ जाएगा। तो काला परत किस चीज का पड़ जाता है, तो सिल्वर सल्फाइड का काला परत उस पर चढ़ जाता है। और किसके कारण, सल्फर के कारण। तो इस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि सिल्वर या चांदी खराब हो गया हमारा, उसके ऊपर एक काला परत चढ़ गया, तो उस तरीके से वो क्या हो गया, संक्षारित हो गया। इसी तरीके से कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड संपर्क करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि क्या हो जाता है, संक्षारित। तो तुमको ये दो बात याद रखना है, किससे अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, वो बात रखना है। फिर इस तरीके से आयरन जो है तुम्हारा लोहा है, लोहा भी क्या करेगा, आर्द्र वायु में रहना चाहिए, यानी कि केवल हवा के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, पानी प्लस हवा के संपर्क में रहना चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर एक दिखाया गया है कि ये जो लोहा है, जंग तभी लगेगा जब पानी प्लस हवा दोनों यहां पर होने चाहिए। अब देखो, संक्षारण से सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी बातें बताई गई हैं। तो संक्षारण से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, तो पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, यानी कि और भी यशद लेपन क्वेश्चन आता है कि लोहे की वस्तुओं पर यदि जिंक का लेप चढ़ा दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, यशद लेपन। क्रोमियम लेपन के द्वारा भी क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाए तो उससे भी क्या होता है, जो संक्षारण है उससे उसको बचाया जा सकता है। एनोडीकरण के द्वारा मिश्र धातु बना करके भी क्या किया जा सकता है, संक्षारण से रोका जा सकता है। देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यशद लेपन कहेंगे। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि है मिश्र धातु को बना देना, यानी उसमें कुछ और धातुओं को मिक्स कर देना, धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अच्छा गुणधर्म। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो फिर ये हमारे लिए उपयोगी हो जाता है और ये इसको कठोर और प्रबल बना दिया जाता है। इसी के साथ लोहे के साथ निकेल को मिला दिया जाए और क्रोमियम को मिला दिया जाए तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कि हमारे घरों में बर्तनों में तुम देखे होगे, उसमें जंग भी नहीं लगेगा। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु अथवा धातु कुछ भी हो सकता है, यानी एक धातु में धातु या धातु कुछ भी मिला दो तो उस प्रकार से जो नया पदार्थ बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, मिश्रातु, इस तरीके से इसका नाम है। समझ में आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा, लेकिन इसके पहले यहाँ देख सकते हो जो 24 कैरेट सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है, जिसको आभूषण बनाने में उपयोग में नहीं लाया जाता है। जबकि उसमें कुछ हम लोग चांदी या तांबा मिला देंगे तो 22 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना, ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिससे फिर उसका गहना बनाया जा सकता है। अब यहाँ से एकदम खास पॉइंट याद कर लेना है कि यदि जब हम लोग मिश्र धातु बना रहे हैं तो उसमें यदि पारा मिलाया गया तो उसको फिर अमलगम नाम दिया जाता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक क्या होता है, कम, ये बात याद रखना है। अब ये सब पॉइंट याद रखना है कि जो पीतल है वह होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु। इस तरीके से जो तांबा है तथा तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है उसको हम कॉपर और टीन का धातु उसको हम लोग बोलते हैं कांसा। ठीक है, दो नाम हो गया। और तीसरा है तुम्हारा सोल्डर, जो कि किसका मिश्र धातु है, सीसा और टीन का, जिसका उपयोग सोल्डिंग आयरन के लिए किया जाता है, तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना और क्या क्या पढ़ना है इसको भी तुम बता देना। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।